Assalamualaikum everyone, this is me Dr. Gohar. Welcome to my channel. In today's lecture, I will teach you support and movements in animals from the chapter support and movement. Okay, so हमारे आज के इस वीडियो में जो बुलेट टॉपिक्स होंगे जिन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करूँगी वो है स्केलेटन, टाइप्स ऑफ स्केलेटन और डिफरेंसेस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। इसको हम लोग कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ह्यूमन स्केलेटन करेंगे। तो स्टे विथ मी और पूरी वीडियो को एंड तक देखें। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा आज का। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज a skeleton? What is the definition of a skeleton? The skeleton is a tough and rigid framework of the body of animals which provides protection, support, and shape to the body organs. It is composed of inorganic and organic substances or both. In protozoa, it is secreted by a single cell, whereas in multicellular animals, it is composed of specialized cells. There are three main types of skeleton in animals. First, hydrostatic skeleton, second, exoskeleton, and third is endoskeleton. So skeleton जो होता है वो टफ और रिजिड फ्रेमवर्क होता है बॉडी का, जो कि क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और शेप प्रोवाइड करता है टू द बॉडी ऑर्गन्स। कंपोजिशन क्या है? आइदर इट इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल or organic material or sometimes both. ठीक है? There are basically three types of skeleton. First, hydrostatic, second, exoskeleton, and third is endoskeleton. Let's start with the hydrostatic skeleton. In animals that lack a hard skeleton, a fluid-filled gastrovascular cavity or coelom can act as a hydrostatic skeleton. वो animals, particularly invertebrates, फॉर एग्जाम्पल नाइडेरियंस की एग्जाम्पल ले लें जिसके अंदर सी एनिमन आता है, उसके अलावा हाइड्रा आता है, उसके अलावा हमारे पास जेली फिशेज आती हैं। तो वो इनवर्टिब्रेट्स फॉर एग्जाम्पल नाइडेरियंस। सेकेंड जो है हमारे पास एनिलीज जिसके अंदर अर्थ वॉर्म आता है, पोलीचीट्स आते हैं। इनके अंदर बेसिकली इनके पास हार्ड स्केलेटन नहीं होता, तो फ्लूइड फिल्ड जो बॉडी कैविटी होती है वो एक्ट करती है एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन. Hydrostatic skeleton provides support and resistance to the contraction of muscles so that the motility results. It is found in cnidarians, annelids, and other soft-bodied invertebrates. Example of cnidarians in which hydrostatic skeleton is found is Hydra, sea anemone, and jellyfishes. And the example of annelids in which hydrostatic skeleton is found is earthworm, polychaetes, and etc. So, so let's talk about sea anemone, anidarian. The sea anemone has a hydrostatic skeleton. Its cavity is filled with seawater to extend its body and tentacles. The sea anemone closes its mouth and constricts its muscles fibers that are arranged in circles around the body. सबसे पहले क्या होगा? सी एनिमल कहाँ पे प्रेजेंट है? सी वाटर में प्रेजेंट है, मरीन वाटर में प्रेजेंट है. वाटर मूव इनसाइड ऑफ इट्स बॉडी एंड देन इट एक्सटेंड इट्स बॉडी एंड टेंटिकल्स. जैसे ही पानी अंदर जाएगा बॉडी और टेंटिकल्स एक्सटेंड हो जाएंगे. उस पानी अंदर जाने के बाद सी एनिमल अपना माउथ जो है वो क्लोज कर लेगा. माउथ क्लोज करने के बाद वो कंस्ट्रिक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा. कौन से मसल्स की? सर्कुलर कंस्ट्रिक्ट करेगा अपने मसल्स को, आइदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल जो भी मसल्स हैं उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा. देर अरेंज्ड इन सर्कल्स अराउंड इट्स बॉडी. फॉर सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा. जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा किस पे? लिक्विड पे. जो बॉडी कैविटी के अंदर, जो उसकी बॉडी के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा. And that pressure forces the body to maintain upright position. उसकी वजह से उसके एक अपराइट पोजिशन बन जाती है बॉडी की, एक शेप बन जाती है बॉडी की. और वो जो वाटर अंदर गया है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे काम करेगा सी एनिमन की बॉडी के लिए. ओके, नेक्स्ट इज अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म इज एन एनिलीड. The hydrostatic skeleton जो earthworm का होता है consists of fluid-filled compartments separated by septa. Contraction of circular muscles causes compartments to elongate and contraction of longitudinal muscle causes a compartment to shorten.
Alternating wave of elongation and contraction move the earthworm through the soil, aided by a paired seta in each segment. इसको एक्सप्लेन करने के लिए, अर्थवॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ अच्छी सी. ये अर्थवॉर्म है. फॉर एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म के अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं. एक सर्कुलर मसल्स हैं, ये द एरो व्हिच आई एम पॉइंटिंग. सेकेंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं. ओके, अर्थवॉर्म की बॉडी है ये, और ये इसके सर्कुलर मसल्स, और ये longitudinal muscles, head end of the earthworm and tail end of the earthworm. Okay. earthworm जो होता है वो septate होता है, annelid है, they are segmented worms होते हैं. तो जब circular muscles contract करेगा, ये circular muscles है और ये longitudinal muscles है. एक और important diagram है. तो हमने देखा था कि यहाँ पे सर्कुलर मसल्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं. अर्थवॉर्म जो है वो सेगमेंटेड वॉर्म है. सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं, सेगमेंटेड वॉर्म्स हैं. ठीक है. अर्थवॉर्म के जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी बॉडी कैसी होती है? एलोंगेट हो जाती है, लंबी हो जाती है. जब अर्थवॉर्म का लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी बॉडी क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी. जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये, तो बॉडी लंबी हो जाएगी. जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, श्रिंक करेंगे, तो क्या होगा? बॉडी शॉर्ट हो जाएगी. ओके. तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन, जो सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसकी वजह से ये बॉडी को एक शेप भी प्रोवाइड करता है, और उसके अलावा जो है वो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म को क्रॉल करने में हेल्प करता है. उसके अलावा इनके पास क्या है, ये देखें, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अर्थवॉर्म की बॉडी किस तरह ड्रैग हो रही है फॉरवर्ड. ठीक है. और जो सीटा है, these small tentacles, these are seta that help in the attachment to the surface and also help in movement of earthworm. Okay. Next is exoskeleton. Okay. An exoskeleton is a hardened outer covering to which internal muscles are attached. The exoskeleton is inert and non-living. Exoskeleton क्या है? एक outer covering है. Exo means outside. Skeleton means skeletal system of the body. It is present outside of the body. It covers the body. It covers the internal muscles and internal organs of the body. So exoskeleton is hardened outer covering to which internal muscles are attached. The exoskeleton is inert and non-living. Unlike endoskeleton, the exoskeleton is non-living. It is non-living, okay? It is secreted by ectoderm in animal cells. It is composed of two layers. Basically, exoskeleton जो होता है वो non-living होता है, उसकी two layers होती हैं. Outermost layer of the exoskeleton is called epicuticle, and that epicuticle is composed of lipoprotein, while the inside of the epicuticle is another layer called procuticle, and that procuticle is composed of chitin, which is a polysaccharide, and different kinds of protein. And that procuticle is also hardened by sclerotization and deposition of calcium carbonate. Okay. सो बेसिकली एक्सोस्केलेटन की दो लेयर्स हो गई, एक आउटर एपिक्यूटिकल होगा, एपिक्यूटिकल, और इनर जो है वो प्रोक्यूटिकल हो गया. प्रोक्यूटिकल. दिस एपिक्यूटिकल की कंपोजिशन लिपोप्रोटीन है, प्रोक्यूटिकल की कंपोजिशन काइटिन, पॉलीसेकेराइड है जो कि, और प्रोटीन है. ओके. एपिक्यूटिकल का फंक्शन क्या है? एपिक्यूटिकल इज इम्पर्मिएबल टू वाटर एंड सर्व एज अ बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स. ओके. एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल में डिफरेंस जो है वो कंपोजिशन का डिफरेंस है. ओके. The simplest examples of an exoskeleton is the shell of mollusca. Basically, exoskeleton is found in two main phylums. The one is mollusca and other is arthropod. Arthropod has a complex form of exoskeleton, complex type of exoskeleton. We can say the advanced form of exoskeleton is found in arthropods. Okay. The simplest example of an exoskeleton is the shell of mollusca, which generally consists of just one or two pieces. Some marine bivalvia and snail have shell composed of crystals of calcium carbonate.
The shell of land snail generally lacks the hard materials and are much lighter. Molluscan shell can grow as animal grows, and growth rings are apparent on the shell. मोलस्का के पास जो है वो एक्सोस्केलेटन होता है और सम सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द जो मोलस्का होते हैं उसके पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन भी होता है. ओके, नाउ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन इज फाउंड अमंग द आर्थ्रोपोड्स. The arthropods have made a variety of adaptations to allow them to live and grow within their exoskeleton. As we know, exoskeleton जो है वो non-living है, inert है. So how arthropod live in that non-living exoskeleton and how they grow in that non-living exoskeleton? Basically, these are the adaptations in the in this paragraph. Through these adaptations, arthropod have the capacity to live and grow in that non-living exoskeleton. The invagination of exoskeleton forms firm ridges and bars for muscle attachment. सबसे पहले एक्सोस्केलेटन जो होता है उनका जो एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल का बना हुआ है वो इन्वेजिनेट करता है, अंदर की तरफ जाता है और वो अटैचमेंट साइट्स प्रोवाइड करता है किसको, मसल्स को. वहां पे आके मसल्स अटैच हो जाते हैं. Another modification of exoskeleton is the formation of joints. और एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन सेकंड क्या है, जॉइंट्स बन जाते हैं. और जॉइंट्स की वजह से क्या होगा, दे कैन they provide a motility. They become mobile. The joints provide motility and help in the movement of the body of the arthropods. Another modification of exoskeleton is the formation of joints. The exoskeleton are thin and soft and flexible at joints. The joint move very easily. Other modification includes sensory receptors called sensilla that are in the form of bristles and lenses, and the modification of exoskeleton that permits gaseous exchange. So basically four modifications हुई हुई हैं. The invagination of सबसे पहली modification क्या है, invagination of exoskeleton that provide attachment site for the muscles. Another modification is the formation of joints that help in the movement of the arthropods, and third modification is the presence of sensory receptors on their surfaces. Okay, and the fourth modification is the modification of the skin that provides them that provides the gaseous exchange. Okay, the exoskeleton arthropods protect animals against their enemies and rough environment. It also protects from drying. This is the this is the advantage. Sorry, advantage. What are the advantages of an exoskeleton? Exoskeleton provides protection to the animals against their enemies and rough environment. It also protects them from drying. These two are the advantages of exoskeleton. Moving forward, what are the disadvantages of an exoskeleton? However, it has one disadvantage, and that is animal cannot grow larger. एक्सोस्केलेटन एक तरह से उसकी ग्रोथ को, आर्थ्रोपोड की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है. जब ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट करेगा वो डिसएडवांटेज है, आर्थ्रोपोड ग्रो नहीं कर पाएगा. तो इसलिए आर्थ्रोपोड एक एडिप्टेशन करते हैं. क्या करते हैं वो लोग, आर्थ्रोपोड्स जो है अपना एक्सोस्केलेटन को शेड करते हैं और समटाइम्स वो शेड करते हैं और शेड करने के बाद ग्रो होते हैं खुद. और जब ग्रो हो जाते हैं तो उसके बाद दे रीफॉर्म देयर एक्सोस्केलेटन, and this process is called ecdysis or molting. The animal therefore needs to shed its exoskeleton periodically and replace it with one of the larger size. This process is known as ecdysis or molting. Okay, so यहाँ पर ये लोग 4 stages बता रहे हैं ecdysis और molting की होता क्या है. सबसे पहले क्या होता है, एनिमल की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हुई हुई एक्सोस्केलेटन की वजह से. अब जो है आर्थ्रोपोड चाहता है कि वो ग्रो करे, अब उसका साइज इंक्रीज हो. तो आर्थ्रोपोड्स क्या करेंगे, हाइपोडर्मल ग्लैंड्स जो होंगे वो सिक्रीट करेंगे कुछ एंजाइम्स को. वो एंजाइम्स जो है ओल्ड एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट कर देंगे. डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे हाइपोडर्मल ग्लैंड से और वो ओल्ड एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट कर देंगे. और दिस डाइजेशन सेपरेट्स हाइपोडर्मिस एंड द एक्सोस्केलेटन. बॉडी को एक्सोस्केलेटन से सेपरेट करवा देगा वो डाइजेशन. सबसे पहले हाइपोडर्मल ग्लैंड से डाइजेस्टिव एंजाइम्स आए और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने सेपरेट करवा दिया हाइपोडर्मिस को एक्सोस्केलेटन से. The digestion of endocuticle is followed by secretion of उसके बाद न्यू प्रोक्यूटिकल. एक्टोडर्म जो है वो न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल को सिक्रीट करेगी, रिलीज करेगी. जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन थी वो उसके पोर्स बन जाएंगे, वो स्प्लिट हो जाएगी, पोर्स आर फॉर्म्ड और वो डीजेनरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ओल्ड एक्सोस्केलेटन.
न्यू एक्सोस्केलेटन कैसे बनेगा? सबसे पहले हाइपोडर्मल ग्लैंड्स ने डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट किए, उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने सेपरेट कर दिया हाइपोडर्मिस को एक्सोस्केलेटन से। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट ये हुआ कि वो जो एक्सोस्केलेटन, जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन था, उसके स्प्लिट हो जाएगी वो और पोर्स बन जाएंगे। थर्ड पॉइंट में क्या होगा कि जो आर्थ्रोपोड होगा वो ग्रो करेगा। जब ग्रोथ उसकी कंप्लीट हो जाएगी तो वो एंडोक्यूटिकल जो है वो क्या सिक्रीट करेगा? न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल सिक्रीट करेगा, जिससे नया एक्सोस्केलेटन बनेगा। और वो एक्सोस्केलेटन जो होगा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। एंड दिस न्यू एक्सोस्केलेटन इज दिस न्यू एक्सोस्केलेटन मेक्स आर्थ्रोपोड वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स आके अटैक कर सकते हैं उस न्यू एक्सोस्केलेटन पे। तो क्या करते हैं कि आर्थ्रोपोड्स जो है वो उस न्यू एक्सोस्केलेटन को हार्ड कर देते हैं बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दिस न्यू एक्सोस्केलेटन बिकम हार्डन बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, this all process of this all process of ecdysis or molting is controlled by central nervous system and the hormone called ecdysone. This is very important point. Which two things control the ecdysis or molting? Nervous system and the hormone ecdysone. Okay, what are the function of the skeletal system? What are the functions? This is very important regarding your exam point of view. This topic is very important. So there are many important functions of skeleton. The first and the most important function is support and shape. जो हमारा स्केलेटन होता है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम लोग, अगर आप इनवर्टिब्रेट्स को देखें, उनके पास बैकबोन नहीं है, बोन्स और कार्टिलेज की बनी, उनके पास बैकबोन नहीं है, सो दे कैन नॉट स्टैंड अप एंड support their body. They can only crawl. They cannot stand up and move like we move, like we human being move. Okay. So first of all, skeletal system provides support and they provide shape to the body. Every organism has a particular shape to their body, so they provide support and shape to the body. They provide attachment to the muscles, attachment sites for muscles, and provide shape to the body. Number second is they provide protection to certain organs. For example, एक बहुत important example है protection की। हम लोग अपनी ह्यूमन बींग की एग्जाम्पल लेते हैं। जो हमारा रिप केज है, रिप केज में जो एंटीरियरली जो हमारा रिप केज है या थोरेसिक केज जो है वो कैसा बना हुआ है? एंटीरियरली स्टर्नम होता है, पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम होता है, और लेटरली क्या होती है? रिब्स होती है। और ये पूरा एक क्या बनता है? रिप केज बनता है। ठीक है, उस रिप केज के अंदर क्या होता है? लेटरली 2 लंग्स रखे हुए होते हैं और सेंट्रल में एक हार्ट रखा हुआ है। तो एक तरह से जो रिप केज है वो किसका बना हुआ है? वो बोन्स और कार्टिलेज स्केलेटन है वो। और वो स्केलेटन एक तरह से क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इंपॉर्टेंट विजरास की। इंपॉर्टेंट विजरास को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, किसको? हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल इज प्रोटेक्शन। एक हमारे पास पेल्विक गर्डल होता है जिसमें हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ वी कैन से ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन रखे हुए होते हैं। तो वो भी एक तरीके से प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमारा स्केलेटन टू द ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। थर्ड इज इतना डेलिकेट स्ट्रक्चर बोन है, डेलिकेट स्ट्रक्चर ब्रेन है। ब्रेन वी कैन नॉट पुट ब्रेन without any protection. Without any protection. So a brain is protected in a very delicate way called cranium. Cranium के अंदर brain box के अंदर brain होता है। Another example is spinal cord. Spinal cord जो है उसको प्रोटेक्ट किया हुआ वर्टिब्रल कॉलम ने। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, तो के सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, and they are very delicate structures, therefore they are protected in the cranium and vertebral column. Moving forward, another function of skeleton is movement. Like as we can say, the our lower limb has certain bones called femur, tibia, and fibula that forms the lower limb, and through lower limbs we move. That provides movement. Skeleton provides movement to our body. Number fourth is mineral homeostasis.
Mineral homeostasis. Bones serve as a store for calcium, phosphorus, sodium, and potassium. Through negative feedback mechanism, bones can release or take up minerals to maintain homeostasis. This is very important. Basically, जो bones होती हैं, bones के अंदर calcium, phosphorus, sodium और potassium and many other minerals they are stored in bones. जब ब्लड के अंदर बोन्स का लेवल जब ब्लड के अंदर इन मिनरल्स का लेवल कम हो जाए या ब्लड के अंदर इन मिनरल्स का लेवल बढ़ जाए तो एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड और बोन्स में. फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम है, हाइपोकैल्सीमिया है, तो बोन्स के अंदर जो कैल्शियम है वो बोन्स से कैल्शियम कहाँ पे आ जाएगी, ब्लड के अंदर आ जाएगी थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हुआ, सिग्नल्स गए बोन के पास, बोन ने कैल्शियम को रिलीज कर दिया ब्लड के अंदर, तो कैल्शियम का लेवल वापस मेंटेन हो गया ब्लड के अंदर. इसी तरह अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर बोन के अंदर कम है और ब्लड के अंदर ज़्यादा है तो ब्लड से जो कैल्शियम है वो कहाँ चली जाएगी, बोन के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी. सो मिनरल होम्योस्टेसिस इस तरह से होती है. एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये स्केलेटन सिस्टम का. Another important function is red blood cell production. ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाना. जो बोन्स होते हैं, बोन्स के अंदर क्या चीज है, बोन्स के अंदर बोन मैरो है और बोन मैरो इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स सब जो है वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं. तो बोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड सेल प्रोडक्शन. Now moving towards endoskeleton. What is endoskeleton? The endoskeleton is primarily made up of two types of tissue, bones and cartilage. Endoskeleton is a living skeleton. Unlike exoskeleton, it is living and it is composed of two connective tissues called bones and cartilage. ठीक है? They both are the rigid connective tissue. Both consist of living cells embedded in the matrix of protein called collagen. Okay. जो हमारा एंडोस्केलेटन है वो दो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, बोन का और कार्टिलेज का. अब बोन क्या है? इट इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. द कोलेजन फाइबर्स ऑफ बोन आर हार्डन्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट. बोन्स सपोर्टिंग आवर आर्म्स, legs consist of an outer shell of compact bone with spongy bone in the interior. Bone is a rigid form of connective tissue. It is hardened, it is very hard and inflexible. It is hardened by the deposition of calcium phosphate. कैल्शियम फॉस्फेट की डिपॉजिट होने की वजह से बोन बहुत हार्ड होती है. ओके. जो बोन होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, बेसिकली दो बोन्स होती हैं. एक कॉम्पैक्ट बोन होती है जो आउटर पार्ट बनाती है बोन का, और एक इंटीरियर बनाता है स्पंजी बोन. कॉम्पैक्ट बोन आउटर पार्ट बनाएगा बोन का और स्पंजी बोन जो है वो इंटीरियर बनाएगा बोन का, अंदर का पार्ट बनाएगा बोन का. कॉम्पैक्ट बोन जो है वो प्रोवाइड करती है अटैचमेंट साइट फॉर मसल्स. यहाँ पे इस कॉम्पैक्ट बोन पे मसल्स आके अटैच होते हैं. और जो स्पंजी बोन होती है उसके अंदर उसके अंदर ब्लड वेसल्स है और बहुत पोरस है और उसके अंदर क्या है, बोन मैरो प्रेजेंट है. ठीक है. Compact bone is dense and strong and provides an attachment site for a muscle. Spongy bone is light, rich in blood vessels and highly porous. The cavities of spongy bone contain bone marrow. उसके अंदर bone marrow है where blood cells are formed. Three types of cells are associated with the bone. This is very important. Bone forming cell. Bone forming cells are called osteoblast. सबसे पहले stem cells हुए, stem cells से bone forming cells बने, उनको बोलते हैं osteoblast, जो कि क्या बनाएंगे, bone बनाएंगे, bone cells बनाएंगे, bone बनाएंगे. बोन के अंदर जो मेच्योर लिविंग बोन सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स. और जो बोन को डिसॉल्व करवाते हैं, डिसइंटीग्रेशन करवाते हैं बोन की, वो होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट. ओके. बोन मेच्योर बोन सेल्स आर ऑस्टियोसाइट्स, बोन फॉर्मिंग सेल्स आर ऑस्टियोब्लास्ट, बोन डिसॉल्विंग सेल्स आर ऑस्टियोक्लास्ट. ओके. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Early in the development, when bone is replacing cartilage, the osteoclast invade and dissolve the cartilage. Then osteoblast replace it with bone. As bone grow, the matrix of bone is hardened and the osteoblasts are gradually entrapped within. Now, what is cartilage? It is much softer than bone. It is a form of connective tissue. It covers ends of the bone at joints and also supports the flexible portion of nose and external ears. The living cells of the cartilage are called chondrocytes. The cartilage forming cells are called chondroblasts. The mature living cells of the cartilage are called chondrocytes. Okay.
These cells secrete flexible, elastic, non-living matrix collagen that surrounds the chondrocytes. No blood vessels penetrate into this cartilage. There are two main types of cartilage: hyaline cartilage and elastic cartilage. Not two types, basically three types होती हैं cartilage की, यहाँ बताया हुआ नहीं है. Hyaline cartilage, elastic cartilage and fibro cartilage. Okay, hyaline cartilage, the most abundant type of cartilage which is found in our body is hyaline cartilage. Okay, it is found at the movable joints. जहाँ पे एक बोन दूसरी बोन से मिलती है वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं. और कौन सी टाइप की कार्टिलेज प्रेजेंट होती है ज्वाइंट्स पे? हाईलाइन कार्टिलेज. दूसरी कार्टिलेज है इलास्टिक कार्टिलेज, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? एक्सटर्नल पिना ऑफ द ईयर्स, लोब्यूल ऑफ द ईयर, जो हमारा जहाँ पे हम लोग पियर्सिंग करवाते हैं, वो जो वहाँ पे जो कार्टिलेज है एयर की, वो कौन सी कार्टिलेज है? इलास्टिक कार्टिलेज है. और एपिग्लॉटिस में जो एपिग्लॉटिस द कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज. ओके, then another third cartilage is fibrocartilage, which is present at the joints में present है, like cranium की joints में, जो हमारे जो skull bones होते हैं उनके बीच में जो joints बनते हैं उनमें कौन सी cartilage present होती है? Fibrocartilage. Okay. Before ending today's lecture, I just want to share very important information with you guys. Let's first talk about difference between the bone and the cartilage. Okay, before ending this video. What is the difference between bone and cartilage? And this question comes very oftenly in your boards, your exams. Okay, so what is the difference between cartilage and bone? Bone is a hard form of connective tissue. Okay, and cartilage is the soft form of connective tissue. Bone is inflexible while cartilage is flexible. The bone cells are called osteocytes, while the living cells of the cartilage are called chondrocytes. Blood vessels penetrate in the bone, while blood vessels do not penetrate in the cartilage. The blood supply to the bone is through the blood vessel. Blood supply to the cartilage is through the diffusion. Okay, and there are two types of bones: spongy bone and compact bone. There are three types of cartilage: hyaline cartilage, elastic cartilage and fibrocartilage. Okay, this is all for today's class. जो मैंने डिफरेंस बताया आप लोगों को, आप लोग वीडियो को पॉज करके और अपनी डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं डायग्राम्स बहुत सारे शेयर करने वाली हूँ, और बहुत ज़्यादा बोन्स और कार्टिलेज के बारे में, बोन्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में, किस तरह बोन्स के नाम आप लोगों को याद करने हैं, स्केलेटन को किस तरीके से रीड करना है, सब मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. सो स्टे ट्यून्ड. Don't forget to subscribe my channel, and don't forget to share information about this channel to your friends, to your loved ones. Thank you so much for watching this video.